पीपल एज रिसोर्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो टर्म है रिसोर्स, इसके बारे में बात करते हैं। रिसोर्स क्या होता है? तो ऑब्वियस बात, कोई भी चीज़ जो हमारे लिए यूज़फुल होता है उसे क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा जो हमारे लिए हो क्या यूज़फुल, उपयोगी हो, उसे रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, करेंटली आई एम यूजिंग दिस स्मार्टफोन, सो द स्मार्टफोन इज रिसोर्स फॉर मी। कोई भी ऐसा चीज़ जो क्या हो, यूज़फुल हो, उसे क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। वेरी सिंपल है। अब इसमें अगर हम लोग टर्म देखें तो रिसोर्स के टाइप्स, तो रिसोर्स के टाइप ज्योग्राफी क्लास में आप पढ़े होंगे कि ये नेचुरल रिसोर्स होता है, मैन मेड रिसोर्स होता है, मैन मेड रिसोर्स होता है, और एक और होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, तो ह्यूमन रिसोर्स पर हम लोग आएंगे, उससे पहले समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या है। तो कोई भी चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करता है और हमारे लिए यूज़फुल है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और मैन मेड रिसोर्स जो ह्यूमन लेबोरेटरी में, फैक्ट्री में तैयार करता है, उसे मैन मेड रिसोर्स कहेंगे। और ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ है? ह्यूमन खुद एक रिसोर्स है। जैसे टीचर स्टूडेंट्स को जब हेल्प करते हैं तो वो स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होते हैं। इस केस में टीचर जो है वो खुद एक रिसोर्स का काम किए। इसी तरह से प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, प्रोफेसर, इसी तरह से आपको ड्राइवर, डॉक्टर, ये सब क्या है? रिसोर्स ही तो है। ये ह्यूमन है और ये दूसरे ह्यूमन को हेल्प कर पा रहा है। इसका मतलब ये सब क्या हुए? रिसोर्स का एग्जाम्पल हो गए। इरेज करना एक एक करके होगा ना। अच्छा, यहाँ से अंडू करके तो पीपल एज रिसोर्स में हम लोग ये देखेंगे, इस पॉइंट को हम लोग करेंगे कि पीपल एक रिसोर्स के रूप में है तो कैसे है। तो पीपल एक रिसोर्स के रूप में है कुछ इस तरह से, जब एक पीपल एजुकेटेड होता है, स्किलफुल होता है, लर्नर होता है, तो वो खुद अपने काम भी करता है और दूसरों को भी हेल्प करता है। तो जैसे दूसरों को हेल्प किया तो उस समय वो क्या हो गया? एक रिसोर्स का काम किया। ये बात। तो इस चैप्टर का ओवरव्यू अगर देख लें तो क्या आपको इसमें है कि द चैप्टर, this chapter, people as resource, is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability. Population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training, and medical care. In fact, human capital is the stock of skill, productive knowledge embodied in them. समझते हैं इस बात को कि एक टर्म है पीपल एज रिसोर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? पीपल एक रिसोर्स के रूप में तब साबित होगा जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन को एक एसेट के रूप में यूज़ करें। अब एसेट क्या होता है? इकोनॉमी में अगर देखें तो एक टर्म होता है एसेट, दूसरा होता है लाइबिलिटीज़। तो एसेट का अगर बात करें, एसेट क्या है? एसेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो और वो लॉन्ग रन में आपको इनकम देता है, जो आपको पैसे देता है, उसे क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग कोई ऐसा चीज़ परचेस करते हैं जिसका प्राइस और वैल्यू जो है अप्रिशिएट कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सो दैट ये क्या कर रहा है? वैल्यू हमें और बढ़ा के दे रहा है, तो वो एसेट कहलाएगा। फिर लाइबिलिटीज़ क्या होता है? लाइबिलिटीज़ कोई भी चीज़ जो परचेस करता है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट करता है, वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है। अब ह्यूमन कैसे एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटीज़ भी हो सकता है? अगर इसकी बात करें तो जब ह्यूमन को मिलता है क्या? एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग, तो ह्यूमन क्या होता है? यूज़फुल हो जाता है, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए, सोसाइटी और एक देश के लिए भी। और वो पैसे भी कमाता है और उससे उसका और समाज का, देश का, सबका विकास होता है। तो इस केस में ह्यूमन क्या हो गया? एक एसेट हो गया। जबकि अगर ह्यूमन को कुछ ना सिखाया जाए, मूर्ख रखा जाए, उसको कुछ एजुकेशन ना मिले, कोई ट्रेनिंग ना मिले, तो वो क्या होगा? वो घर में झगड़ा करेगा, आसपास के लोगों से जाकर के लड़ता भिड़ता रहेगा, विवाद करेगा, और वो एक लाइबिलिटीज़ बन जाएगा। लाइबिलिटीज़ मतलब क्या? उसको खिला पिला कर पोसते पालते रहो और ऊपर से वो टेंशन देते रहेगा, तो एक लाइबिलिटीज़ हो गया। तो ह्यूमन एक रिसोर्स के रूप में तब साबित होगा, तब जाकर साबित होगा जब उसके उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस तरह का? एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देने के लिए, उसका मेडिकल केयर करेंगे, इन सब को करके एक ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप होगा। एक कंट्री जिसके पास आबादी खूब होता है, पॉपुलेशन खूब ज़्यादा होता है, उसके पास ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जनता को, उस बढ़ते हुए आबादी को क्या करे? स्किल, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, ये सब दे। तो
इससे उस जनता का भी फायदा होगा और साथ में देश का भी विकास आसानी से हो पाएगा। तो इसमें ये तो फर्स्ट प्रायोरिटी। इसमें एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ दिया गया है कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ड्रामेटिक एग्जाम्पल। ये टर्म है कि इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट of greater knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. India's IT revolution is striking instances of how the importance of human capital has came to be acquire higher position than that material plant प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर देखिए दो केस बताएगा। फर्स्ट क्या है कि इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो किस चीज़ का एग्जांपल है। वो एग्जांपल है कि अगर सही टाइम पे नॉलेज और इनपुट किया जाए, इनपुट ऑफ ग्रेट नॉलेज, यानी कि अगर हम कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए पूरा अगर अपना स्किल लगा दें तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, एक तरह से ना आपदा जो होता है अवसर में बदल जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बता दूं, 1960s के दौर में जब भारत जो है फूड के लिए डिपेंड होता था दूसरे देशों पर, यानी कि वीट के लिए, राइस के लिए, पल्सेस के लिए, तो उस दौर में गवर्नमेंट के एफर्ट से और साइंटिस्ट अगर बात करें जैसे MS स्वामीनाथन जैसे साइंटिस्ट के हेल्प से भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में गुड क्वालिटी का सीड, फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए गए खेती बाड़ी में, और परिणाम सबके सामने था। लगभग 2.5 टाइम्स तक प्रोडक्शन जो क्वालिटी है वो बढ़ा, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ा। तो ये कैसे? क्योंकि इसमें स्किल, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट सब किया गया था। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल बताया गया कि इंडिया का जो IT रिवॉल्यूशन हुआ, IT मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर कंप्यूटर भी आ जाएगा, सैटेलाइट का नॉलेज भी आ जाएगा, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, सबका एक तरह से कंपोजिशन, रोबोटिक्स सब इसमें आ जाएगा, मैंने कोडिंग वोडिंग सब आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, ये कैसे डेवलप हुआ? अगर देखें कुछ शहर जो भारत के हैं जैसे पुणे, गुड़गांव, बेंगलुरु, ये वो शहर हैं जहाँ पर IT रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक फ़ायदा हुआ, सबसे अधिक बेनिफिट हुआ। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे फ़ायदा कहाँ पर हुआ? तो हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और पंजाब में। प्रयास तो किया गया पूरे देश भर में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का, यानी सब जगह पे प्रोडक्शन बढ़े, किसानों का फ़ायदा हो, लेकिन सबसे अधिक फ़ायदा इन जगहों पे ही हुआ, सबसे अधिक यहीं पर हुआ। इसी तरह से IT रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि भारत में दुनिया भर की जो MNCs हैं, MNC मतलब क्या होता है? तो MNC का मतलब होता है मल्टी नेशनल कंपनी या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। तो यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ऐसे कंपनीज जिनका जो वर्क है वो केवल एक कंट्री में नहीं होकर के दूसरे और कंट्रीज तक स्प्रेड होता है, उसे MNC कहते हैं। जैसे गूगल, मेटा हो गया, या टेस्ला का नाम दे सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम दे सकते हैं, या भारत की कंपनी की बात करें इन्फोसिस हो गया, TCS का नाम दे सकते हैं। तो ये सब वो कंपनीज हैं जो केवल अपने होम कंट्री में ही नहीं है, आसपास के देश तक भी, कई और देशों तक भी इनका बिजनेस का एक्सपेंशन है। तो IT रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, यहाँ पे हायर मतलब यहाँ पर भी देखो स्किल और ट्रेनिंग के मदद से जो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनका बोलबाला भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में हुआ। और इसमें जो है बिना किसी कह सकते हो कि फैक्ट्री के, मतलब IT का रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, क्या कोई मशीन बहुत बड़ा बड़ा सा लगा, क्या कोई यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप किया गया? तो नहीं, बल्कि यहाँ पर जो बच्चे थे उन्होंने अच्छे IT जो ग्रेजुएट्स थे और उन्होंने अच्छे कोडिंग्स किया, और जो प्रॉब्लम्स था उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉल्व किया, जिसके वजह से दुनिया भर में भारतीय जो IT एक्सपर्ट्स हैं, IT के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका डिमांड, इंजीनियर्स का डिमांड बढ़ता चला गया। पीपल पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटीज़। मतलब क्या, पीपल जब हम लोग रिसोर्स के तौर पे बात करते हैं इसका मतलब उन लोगों की बात की जा रही है जो भारत में इकोनॉमिक फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब भले ही भारत में देखो आबादी तो 125 करोड़ था, अब 140 करोड़ हो गया,
लेकिन इनमें जो बेरोजगार लोग हैं, जो घर बैठकर बस है ना आटा गीला कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, इकोनॉमिकली उनको रिसोर्स नहीं कहा जाएगा। राइट। वो हैं तो जब भारत का जनता, उनको वोट देने का अधिकार है, बहुत सारे तरह का और भी अधिकार है, लेकिन वो भारत में इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं। इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कौन सा एज का ग्रुप नहीं होता है? जैसे कि चाइल्ड, बच्चा इकोनॉमिकली कोई प्रोडक्टिव नहीं होता, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसको पढ़ाना है, उसका हेल्थ केयर का ध्यान, उसके कपड़े हो गए, एजुकेशन पे खर्चा होगा। और दूसरे कौन? ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल पर केयर करने की ज़रूरत है ना, उनको फूड देना है, उनको अच्छा केयर करने की ज़रूरत होता है, मेडिकल हेल्प चाहिए। तो ये दो ग्रुप को छोड़ करके जो बचेगा ग्रुप कौन सा? यंग, यूथ। तो वो कंट्री जिसमें यूथ का पॉपुलेशन सबसे अधिक होगा, उस देश में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोडक्टिव पर्सन्स अधिक होंगे। इंडिया अगर देखा जाए दुनिया के कई देशों के कंपेयर में सबसे यूथ एक कंट्री है। यहाँ पर जो आबादी है उसमें अधिकांश आबादी, अधिकांश पॉपुलेशन अभी यंग है, ओल्ड एज नहीं है। तो इसका मतलब भारत में इकोनॉमिकली ग्रो करने का अपॉर्चुनिटीज़ बाकी देशों से कहीं ज़्यादा है। जैसे जापान एक देश है, वहाँ के अधिकांश लोग अब बूढ़े हो रहे हैं। तो या चाइना के बारे में कहा जाए 2050 तक वो भी एक ओल्ड कंट्री बन जाएगा। तो एक यंग और यूथ जो कहते पीपल है, वो एक कंट्री को इकोनॉमिकली बूस्ट करने में हेल्प करता है। Looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute to the creation of gross national product. Like other resources, population also a resource, a human resource. मतलब ये कि भारत का जो टोटल इनकम है, भारत मान लो कि एक अगर दुकान है तो इसका कुछ ना कुछ इनकम होगा। तो वैसे ही एक कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उसको बोलते हैं एन पी। जीएनपी मतलब क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब हुआ टोटल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, एक देश का, यानी देश के बाउंड्री में। और प्रोडक्ट का मतलब, जब भी देखिए इकोनॉमिक्स में प्रोडक्ट की बात की जाएगी तो प्रोडक्ट का मतलब दो बात होगा, एक होगा गुड्स, एक होगा गुड्स और दूसरा होगा सर्विस। एक होगा गुड्स होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा सर्विस। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई सामान बिकता है तो सामान किस तरह का है भाई, है ना? सामान किस तरह का? सपोज करो कि एक सामान जो है वो क्या है? रेलवे का इंजन है, तो वो गुड्स हुआ। अब सर्विस क्या हो सकता है? जैसे टीसीएस जो है वो एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, और वो क्या बना के दी? वो एक सर्विस प्रोवाइड की, किसी बैंक को सर्विस दी कि उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करेंगे, तो वो सर्विस बेच रहा है। तो जैसे गुड्स बेचने से, यानी कि रेल का इंजन बेचने से, और टीसीएस जो बैंकिंग सर्विस दिया किसी वर्ल्ड बैंक को, इन दोनों से इनकम होता है देश को। ठीक उसी तरह से कोई देश में जो पॉपुलेशन है अगर स्किलफुल होगा, एजुकेटेड होगा, वो भी दो चार पैसे कमा सकता। दो चार मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब वो तो बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो वो भी क्या हो गया? गुड्स और सर्विस की तरह एक रिसोर्स हो गया। मतलब ऐसे में कह सकते हैं कि ह्यूमन भी एक कैपिटल हुआ, है ना? ह्यूमन भी क्या हो गया? एक कैपिटल हो गया, या ह्यूमन भी एक कह सकते हैं एक रिसोर्स का काम किया। क्योंकि ह्यूमन के मदद से भी भारत को क्या होता है? इनकम होता है। जैसे भारत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है सऊदी अरब में, ईरान में, कतर में, बहरीन में, इसी तरह से इज़राइल में, रूस में, अमेरिका में, कई देशों में जा कर के काम करते हैं। भारतीय डॉक्टर्स का डिमांड यूएसए, यूके में बड़े स्केल पर है। भारतीय आईटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका डिमांड यूरोप में, अमेरिका में बड़े स्केल पर है। यहाँ तक कि भारत के अगर नहीं भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, थोड़े बहुत प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन टाइप के जो लोग हैं, उनका डिमांड मिडिल ईस्ट में, जैसे सऊदी अरब में, आपको इराक में, ईरान में, इसमें बड़े स्केल पर होता है। तो देखो भारतीय जो लेबर्स हैं उनका क्या हो रहा है? डिमांड बढ़ रहा है। कैसे लेबर्स? स्किलफुल लेबर्स। दो हाथ दो पैर लेकर के खाली आ जाएगा, उससे कितना ही काम करा पाएंगे और उससे देश का क्या ही फायदा होगा ना। तो स्किलफुल की बहुत ज़रूरत है। तो जो स्किलफुल लेबर है उसको कह सकते हैं कि क्या, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम अच्छे से मिल पाता है। और नहीं तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम करेगा, ईटा रोड़ा उठाएगा, तो उसका तो सैलरी कम ही होगा और साथ ही सेफ भी नहीं रहेगा। तो पॉइंट ये है कि जैसे कोई सामान या सर्विस बेचने से देश को आता है इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के रूप में, ठीक वैसे ही ह्यूमन के मदद से भी एक देश को आता है खूब सारे पैसे और देश का होता है डेवलपमेंट।
सो दैट ह्यूमन भी क्या हुआ, एक तरह से रिसोर्स ही तो हुआ। जैसे भारत का रेलवे है, तो रेलवे से बहुत सारा पैसा आता है भारत को, तो एक तरह से रेलवे क्या हुआ, भारत के लिए रिसोर्स हुआ। ठीक वैसे ही ह्यूमन जो है, भारत के पॉपुलेशन जो, भारत की जो जनता है, वो भी बहुत सारे पैसे कमाती है। इससे भी तो इंडिया को क्या जाता है, टैक्स जाता है। जैसे अगर आपके पापा कुछ पैसे कमाते हैं तो वो भी देते हैं भारत को टैक्स। कौन सा टैक्स होता है वो, ITR नाम सुने होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अपना टैक्स फाइल करते हैं। किस तरह का टैक्स हो सकता है वो, तो इनकम टैक्स हो सकता है। कैसा, इनकम टैक्स, मतलब वो कमाए तो उस, अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब से बाहर नहीं है, इनकम उनको जैसे अभी करीब है आई थिंक 12.5 लाख रुपए तक है, तो इनकम टैक्स स्लैब से अगर वो बाहर, सपोज करो है, मतलब इनकम अगर आपके पापा का 15 लाख रुपीज़ पर एनम है, 15 लाख पर एनम अगर है, एनम मतलब पूरे साल में अगर 15 लाख रुपए वो कमाते हैं, तो उनको कुछ अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा देश को। और ज़्यादा कमाएंगे तो पता है और ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर 15 करोड़ कमा रहे होंगे, आप पता करेंगे कितना रुपये का देना पड़ेगा। तो मतलब जितना ह्यूमन देखो कमाता है देश के लिए, उतना ही क्या होता है, देश को फ़ायदा होता है, कुछ सारे पैसे मिलते हैं टैक्स के रूप में भी। तो ये कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन कमा पाएगा ना, उसी को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्किल और ट्रेनिंग की मदद से बना पाएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट जो कुछ करेंगे रिकॉर्ड, तो उसमें बता रहे हैं। 16